हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं मैथ्स प्रैक्टिस सेट पार्ट 4। ये हमारे हॉस्टल वार्डन के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी किसी त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 96 मीटर, 110 मीटर, 146 मीटर हैं। ₹5.60 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी? निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप एक चीज देखो कि ये एक समान त्रिभुज नहीं है, इसकी सारी भुजाएं अलग अलग हैं। सारी भुजाएं अलग अलग हैं, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि देखो, एक ये वाला त्रिभुज है, ये ऐसा त्रिभुज होगा। तो जो इसकी सबसे बड़ी भुजा है 146, तो 146 हो जाएगी आपकी हाइपोटेन्यूज। और बाकी जो आपका 96 और 110 है, आप उसको कोई भी ले सकते हो, या तो बेस और हाइट में कोई भी चुन सकते हो, लेकिन जो सबसे बड़ी होगी वो हमेशा आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, क्योंकि सारी अलग अलग है। अब यहाँ से हमको एक थ्योरम पता है ना, इसको आप ऐसे मान लो, ये ए है पॉइंट, ये बी पॉइंट है, ये सी, एक मिनट सॉरी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमको क्या पता है, हमको पाइथागोरस थ्योरम पता है कि AC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा आपका हाइट के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, पता है ना हमको। अगर आप यहाँ रखोगे ना, तो 146 का स्क्वायर इक्वल टू AB है, ये 110, तो ये 110 के स्क्वायर प्लस BC है 96 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर के बराबर ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका ज्यादा टाइम नहीं लगे। ठीक है, तो अगर आपको लगेगा कि मैं ज्यादा जल्दी कर रहा हूँ तो आप बता देना, मैं उसको अगले वीडियो से थोड़ा स्लो डाउन हो जाऊंगा, है ना। देखो, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है? ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला है कि हाफ इंटू हाइट इंटू बेस है। जब आप यहाँ से एरिया निकालोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? हाफ इंटू हाइट कितनी है? हाइट है 110, और बेस कितना है? बेस है 96। जब आप इसको यहाँ से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर से आपका क्या निकल के आ जाएगा? देखो, 110 इंटू 48 करोगे तो क्या होगा? ये हो गया 880, ये 00, ये हो गया 440, ये होगा ना 880 440। हाँ, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, एक यहाँ 5280। अब आप एक चीज देखो कि 5280 मीटर हुआ ये। ठीक है, 5280 मीटर हुआ, ये मीटर स्क्वायर हुआ। अब आप एक चीज देखो, लागत कितनी है? लागत है 5.60 प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपको कुछ नहीं करना है लागत निकालने के लिए। 5.5280 जो एरिया है उसको आप किससे इंटू कर दोगे? 5.60 से। और जब आप इसको इंटू करोगे तो आपका यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ से पॉइंट कटेगा तो आपका 2 जीरो बढ़ जाएगा, और कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका लगभग 2957 के आसपास होगा। तो 2957 के आसपास कौन सा है? ये वाला है। देखो ये कितना है? 229,568 आपका सही आंसर आ जाएगा जब आप इसको इंटू करोगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अपन क्या किए हैं, समझ गए हो ना आप? अपन सबसे पहले एरिया निकाले हैं, और एरिया निकालने के बाद उसको इंटू कर दिया तो हमारा लागत निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछ लेना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को जाते हुए 72 किलोमीटर प्रति स्क्वायर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है, और लौटते समय 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है। ठीक है, तो मान लो ए है एक पॉइंट और एक पॉइंट है बी। तो ए से बी के बीच की ये दूरी है। जाने के टाइम क्या हो रहा है? तो जाने के टाइम ये कितना ले रहा है? ये हो रहा है जाने के टाइम 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और वापस आने के टाइम कितना ले रहा है? तो वापस आने के टाइम 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? यदि कुल 7 घंटे 7 घंटे दूरी तय करने में लगते हैं तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? ठीक है, टाइम 7 घंटा बता दिया। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? एक बात हमेशा याद रखना कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमारे पास यहाँ पे टाइम बता दिया, तो अगर मैं इसी को अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो टाइम ऊपर चले जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। बस इसी फॉर्मूले में अपन काम करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, अपन डिस्टेंस मान लेते हैं x, माना दूरी x है। ठीक है, तो देखो ये यहां से हमको क्या निकल के आएगा? हमको ये निकल के आएगा, सॉरी, हमको ये निकल के आएगा कि x बटे 72 प्लस दूसरी दूरी क्या है? x बटे 54। तो ये हमारा टोटल टाइम हो जाएगा। टोटल टाइम कितना है? 7। तो देखो ये x हो गया। x क्या है? x आपका क्या है? x है, क्या बोलते हैं, दूरी। x से दूरी से अपन स्पीड को यहाँ पे कर लिए, नीचे डिवाइड कर लिया और प्लस कर लिए दूसरी दूरी को अपन, उसी दूरी को सॉरी दूसरी स्पीड से अपन डिवाइड किया, तो टाइम हमारा 7 आ गया। बस आप इसको सॉल्व कर लो। तो 72 और 54
का एलसीएम क्या होगा, निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 से 36 बार में जाएगा, ये जाएगा 27 बार में, फिर 2 से करके देखते हैं, ये 36 है ना, ये जाएगा आपका 18 बार में, ये तो नहीं जाएगा, फिर ये जाएगा 9 बार में, ये तो नहीं जाएगा, फिर 3 से करोगे 3 से जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 9 बार में, फिर 3 से करोगे तो ये जाएगा 1 बार में, ये जाएगा 3 बार में। तो 2 टू 4, 4 टू 8, 8 3 24, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 3 24, 24 इंटू 3 करोगे तो आप तो कितना हो जाएगा ये 60, और एक मिनट ना, 4 4 टू 8, 8 3 24, 24 इंटू 3 करोगे तो हो जाएगा आपको 72, 72 इंटू 3 करोगे तो आपको जाएगा 216, 216 आपका एलसीएम निकल के आएगा। तो देखो 72 से 216 कितने बार में आएगा, 4 3 3 टू 16, 3 बार में, 3 बार में आएगा, तो ये आ गया 3x ऊपर, और 54 से 216 कितने बार में आएगा, 4 4 बार में, तो होगा 4x, और यहाँ कितना है 7। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एलसीएम वाला मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, एलसीएम वाला हटा देते हैं, आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, ऊपर 7x हुआ, और ये जो नीचे वाला है ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो 7 इंटू 216 हुआ, देखो 7 से 7 कट गया, तो क्या निकल के आया हमारे पास, x इक्वल टू 216। तो 216 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फॉर्मूला आप समझ गए हो ना, जो बेसिक फॉर्मूला है उसी को बस अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं, तो हमारा ये निकल के आया है, ठीक है, इसलिए हमको बेस पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 8500 पर 10% ब्याज दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। देखो एक फॉर्मूला है इसका, जो हमेशा जब 2 वर्ष रहेगा ना तभी यूज करना है इसको, डिफरेंस इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट अपॉन 100 स्क्वायर। ये स्क्वायर नहीं है, ये 2 वर्ष है, ये तभी लगेगा जब आपका 2 वर्ष रहेगा। यहाँ पे तो हम इसको डिफरेंस निकाल सकते हैं चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का। देखो प्रिंसिपल कितना है 8500, रेट कितना है, तो रेट है आपका 10% है, तो ये एक 10%, और ये 2 साल का है तो ये 2 10%। बस तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यहाँ का ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो डिफरेंस कितना निकल के आ गया 85 रुपए। इससे इजी आप क्या लोगे, इससे इजी तरीका आप ढूंढोगे तो मेरे को ही बता देना, ताकि मैं बाकी लोग को बता दूं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन वो तभी काम करेगा जब 2 वर्ष रहेगा, ठीक है। देखो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज हुआ ये हुआ त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी में यदि बी डी और सी डी क्रमशः एंगल बी और एंगल सी को समद्विभाजित करती है, मतलब यहां से एक एंगल निकलेगा ये डी पॉइंट में, जो यहां से जाएगा बी डी होगा ये, और ये यहां से होगा तो ये सी डी होगा ये, ठीक है। और बीडीसी का एंगल बनता है 135 डिग्री, ये बीडीसी है, इसका एंगल कितना बन गया 135 डिग्री। तो एंगल बीएसी, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, एंगल बीएसी क्या होगा पूछ रहा है, ये वाला एंगल हमको निकालना है, ठीक है। निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आप एक बात हमेशा याद रखना, जब आपसे बड़ा एंगल पूछेगा ना, जब भी पूछे कभी भी, तो इसका एक ही फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला नहीं है, मतलब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं इसका नॉर्मल सा। जो आपका नीचे वाला एंगल रहेगा ना, अंदर वाला एंगल, वो हमेशा क्या होगा बताऊं, देखो बी डी सी, ये वाला जो एंगल है ना, ये हमेशा 90 डिग्री प्लस, इस बात को आप हमेशा याद रखना कि 90 डिग्री प्लस क्या होगा, जो बाहर वाला एंगल है बी ए सी, बी ए सी जो बाहर वाले एंगल का आधा होगा, अपॉन 2 होगा, ठीक है। तो आप इसको रट लो, रट लो अच्छे से, ये एक ही प्रॉपर्टी है जो आपके आधे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा देगी। तो देखो बीडीसी कितना है, बीडीसी 135 डिग्री है, ये 135 डिग्री, ये 90 डिग्री। बीएसी हमको निकालना है, तो बीएसी तो हमारे पास, सॉरी एक मिनट, बीएसी निकालना है, तो ये हो गया बीएसी अपॉन 2। जब आप इस 90 को इधर लाओगे तो ये माइनस होगा, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 45 डिग्री, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका एंगल BAC अपॉन 2। ये 2 ऊपर जाकर जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 45 इंटू 2 90 हो जाएगा, तो 90 डिग्री एंगल BAC की वैल्यू है, क्या है 90 डिग्री एंगल BAC की
वैल्यू है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर इसमें भी आपको डाउट हो तो आप पूछ लेना, किसी में भी डाउट हो तो पूछ लेना। समझ गए ना आप कि बाहर वाला एंगल जो है उसका आधा प्लस 90 डिग्री होगा जो अंदर वाला एंगल है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और वो क्वेश्चन हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में आ चुका है ना, पिछले एग्जाम में। दो घनात्मक संख्याओं का अनुपात 9:11 है, उनका गुणनफल 6336 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में जितना खतरनाक लग रहा है। दो संख्याओं के अनुपात हमको 9:11 दिया है, तो अपन दो संख्याएं ही 9x और 11x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो इनका गुणनफल बोल रहा है, तो 9x इंटू 11x इक्वल टू 6336। ये कितना हुआ? यहां से हो गया 99x इक्वल टू 6336। ये क्या बना? तो ये देखो ये गया एक एक बार में। इधर से कितना होता है? इधर से हो जाएगा ये, अगर आप इसको डिवाइड करो तो क्या होगा? देखो ये जाएगा आपका, डायरेक्ट ही काट लेते हैं ना यार, तो डायरेक्ट कट जाएगा, डायरेक्ट ही कट जाएगा। लेकिन चलो मैं इसको दो बार में करके दिखा दे रहा हूँ। 704 बार में जाएगा, फिर 704 आपका कितने बार में जाएगा? ये जाएगा आपका 11 से 64 बार में। 11 से 64 बार में ये कट चले जाएगा, तो इसको ऐसे ही काट लो। 11 से 64 बार में ये कटा। हमसे क्या पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी? एक मिनट, सॉरी, ये x और ये x ना, जब ये दो बार इंटू होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा ना, x का स्क्वायर। तो जब आप दोनों तरफ x के स्क्वायर को उसमें रखोगे, इसमें रूट में, तो हमारे पास क्या निकल के आएगी? x की वैल्यू, x की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 8। x की वैल्यू हमारे पास 8 निकल के आएगी। एक मिनट ना, x की वैल्यू हमारे पास 8 निकल के आएगी, तो हमारी एक संख्या कौन सी हो जाएगी? एक संख्या 9x, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा? 72 नहीं होगा, 63 होगा। 9 7 से 63 होता है ना। 8 है, सॉरी सॉरी सॉरी, हो जाता है कभी कभी, हो जाता है कभी कभी। तो देखो 9 इंटू 8 है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 72। और दूसरी संख्या क्या है? 11x है, तो 11 इंटू 8 होगा, तो क्या हो जाएगा? 88। तो 72 हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि छोटी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या पूछता तो 88 हो जाता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योगफल 59 है। एक संख्या x है मान लो, एक संख्या y है, इसका योगफल 59 है। उनका गुणनफल 840 है। उनका गुणनफल x इंटू वाई कितना है? 840 है। उनके वर्गों का योगफल क्या होगा? वर्गों का योगफल बोला है, तो अपन एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, x प्लस वाई, उनके वर्गों का योगफल बोला है ना। हाँ, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर अपन रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा। 2xy हो जाएगा। तो देखो x प्लस वाई कितना है? 59, तो यहाँ 59 का स्क्वायर रख दो। x और y हमको पता नहीं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस है ये 2, और x प्लस वाई, x इंटू वाई हमको पता है 840। तो 59 का स्क्वायर कितना होता है? तो जब आप स्क्वायर निकालोगे ना, तो 59 का स्क्वायर आपके पास निकल के आएगा 3481 निकल के आएगा। ठीक है, ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखे रहने दो। और ये कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 80, तो 1680। ठीक है, तो फिर 3481 है। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ ये इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे प्लस है। जब ये प्लस वाला साइन इधर आके माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1680। और ये कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर 3481 से जब आप माइनस कर दोगे, 3481 से जब आप माइनस करोगे 1680, तो आपके पास निकल के आएगा लगभग 1771। कहीं पे मिस्टेक हुआ है, एक मिनट ना। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, मैं गलत जोड़ रहा हूँ। 3481 है ना, ये 3481 है, मैं 71 से कर दिया। 3481 में से माइनस करोगे 1680, तो आपके पास निकल के आएगा 1801। 1801 निकल के आएगा इससे, 1801 निकल के आएगा यहाँ से। और यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमसे क्या पूछा है? उनके वर्गों का योगफल। तो x का वर्ग और y के वर्ग का योगफल ही तो हमसे पूछा था, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके कभी कभी आपको सोचना पड़ेगा एक बार, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो। इसलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। आप ना इसको वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दो और एक बार आप इसको बना के देखो कि अगर आप इसको बनाते तो कैसे बनाते।
ठीक है, देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि यदि x, अगर x ये है तो x का स्क्वायर क्या है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट x का स्क्वायर लगा दोगे तो आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये a, ये b और ये c। तो यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पे माइनस है, तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, नहीं हो पाता ये। जबकि इसका लॉजिक इतना इजी है, अगर आप देखोगे तो देखो x बोला ये है, x इक्वल टू 64, ये 121 माइनस 169। सॉरी एक मिनट, इसको मैं मोबाइल को थोड़ा सा वाइब्रेशन में डाल देता हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन का आवाज आ रहा है ना आपको बार बार। देखो जब ये है, अगर आप थोड़ा धैर्य लेके काम करते हैं ना तो आपको ये दिखता है कि सब स्क्वायर है। तो ये x है, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 11, ये माइनस का हो जाएगा 13। तो देखो x इक्वल टू क्या है, देखो 8 इसमें प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 19, 19 से 13 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 36, क्योंकि हमसे पूछा गया है x का स्क्वायर, हमसे x का स्क्वायर पूछा था ना क्योंकि। तो 36 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 40 है और x y 6 है तो इसका मान क्या होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमने डायरेक्ट फॉर्मूला रख लिया, तो अपन एक काम करते हैं ना, जब हमसे इसका मान पूछा तो अपन इसी में फॉर्मूला रख लेते हैं। तो ये क्या है, देखो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर आप कर दो, क्या निकल के आया आपके पास, a का स्क्वायर प्लस ए, सॉरी इसका फॉर्मूला क्या है आपको पता है ना यार, a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन केवल ये कर रहे हैं कि अपन इसको, अपन 2x को अपन a मान लिया और अपन इसको b मान लिए, ठीक है ना। अब इसी फॉर्मूले में अपन रख रहे हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, अब a क्या है ये a और b क्या है ये b। बस अपन इसको सॉल्व करेंगे अब बढ़िया से। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप एक चीज बताओ मेरे को, ये है जो इसको एज इट इज रहने दो, इधर वाले को तो छेड़ो मत, इसको अपन बाद में देखते हैं, इसको रहने दो, अपन इधर देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4xy। इतना निकल के आया हमारे पास, इतना निकल के आया हमारे पास। अब अपन आगे देखते हैं कि आगे हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप एक चीज देखो कि 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास दी हुई है यहाँ पे 40, और एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास दी हुई है यहाँ पे क्या 6। तो अपन वैल्यू रख लेते हैं। तो देखो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसकी जगह रखेंगे अपन तो क्या आएगा हमारा 40, और इसकी जगह अगर अपन रखेंगे तो 6, लेकिन बाहर 4 है तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 40 प्लस 24 मतलब 64। तो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 64। तो यहां पर से जब आप ऊपर लिख रहा हूं मैं इसको, ये 64 हुआ, ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ इसको 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 64। जब आप इसको अंडर रूट फेंक दोगे तो क्या होगा, ये अंडर रूट से ये स्क्वायर की वैल्यू तो 1 निकल के आएगा, ये बाहर 2x प्लस वाई, और यहाँ से क्या निकल के आएगा 8। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कि दो चतुर्भुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप है, समरूप मतलब एक जैसे हैं, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपका ए बी सी समरूप बोला है ना, सेम टू सेम, एक ये हो गया, ये क्या है आपका डी ई एफ, ये हुआ। अब देखो क्या बोल रहा है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है, डीई 9 सेंटीमीटर, डीई 9 सेंटीमीटर है। तो ई एफ ज्ञात कीजिए, ई एफ मतलब ये। आप हमेशा एक चीज याद रखना, जब समरूप त्रिभुज बोलेगा और दो बोलेगा ना, तो जो साइड है ना वो साइड हमेशा इक्वल रहेंगी, मतलब एक दूसरे के समान है ना, तो वो प्रोपोर्शन में इक्वल रहेंगी। तो देखो जैसे ये ए बी है यहाँ पे, तो अपन ए बी के बाद क्या लेंगे, ए बी है अगर यहाँ पे तो अपन ए बी से क्या मान रहे हैं, ए बी से अपन डी ई मान रहे हैं, तो अपन यहाँ पे डी ई रख देंगे, क्योंकि ए बी है तो यहाँ पे नहीं, देखो ऐसे मत लो आप, ऐसे में प्रॉपर्टी में आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप कंपेयर कर रहे हो ना, तो आप ए बी सी से कंपेयर कर रहे हो किसको, डी ई एफ को। तो आप कैसे बनाओगे इसको, आप केवल ए बी सी का देखो,
तो अगर आप ए बी अपॉन बी सी लिए हो दो साइड, तो हम आपको इधर भी सेम साइड ही लेना पड़ेगा। जैसे ए बी ये वाला साइड लिए हो तो आप डी ई ये वाला साइड लोगे, ये डी ई होगा, और नीचे क्या लियो, बी सी लिए हो तो नीचे वाला साइड आप यहाँ पे लोगे ई एफ। बस हो गया, और कुछ नहीं करना। तो देखो ए बी कितना है, ए बी 6, बी सी कितना है 8, तो डी ई कितना है 9 और ई एफ कितना है पता नहीं। 3 से काटोगे इसको तो 3 बार 2 बार में जाएगा, ये सॉरी 2 बार में जाएगा, ये कितना बन जाएगा 3 बार में। आप इससे इसको काटोगे तो 4 बार में जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ई एफ ऊपर आएगा, और ये 4 ऊपर जाके इससे इंटू होगा तो यहाँ से आ जाएगा 12। तो ई एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम कंपेयर कर रहे हैं दो ट्राइंगल को जो समरूप है और एक बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो पूछ लेना। 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं। मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है? ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर में बात हो रही है, सॉरी यहाँ सेंटीमीटर में बात हो रही है, यहाँ पे मीटर में बात हो रही है। तो अपन सबसे पहले इसको एक बराबर कर लेते हैं। 30 मीटर है, 30 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 30 मीटर में 30 इंटू 100 करूंगा तो 3000 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3000 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो अपन इस बात को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब हमको क्या बोल रहा है कि 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेच दिए गए हैं। कितने टुकड़े? 12 टुकड़े। कितने सेंटीमीटर वाले? तो 225 सेंटीमीटर वाले। इसको आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 2200 तो यहीं से हो गया खड़ा खड़ा, 2250 तो यहीं पे हो गया, फिर ये इसको इंटू करूंगा तो 2700 सेंटीमीटर को मैं काट के अलग कर लिया हूं। टोटल मेरे पास 3000 है, तो मेरे पास बचा कितना? 300 सेंटीमीटर बचा। भाग पूछ रहा है, तो 300 सेंटीमीटर को अगर मैं 3000 से डिवाइड करूंगा तो कितना भाग बचा मेरे पास? यहां से निकल के आ जाएगा। 3 से इसको काटूंगा तो 1/10 भाग शेष है, 1/10 भाग शेष है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कि जब किसी संख्या के 8 गुना में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। वह संख्या क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे पहले तो आप ये मेरे को बताओ। 100 है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100 है। एक संख्या है, सॉरी एक संख्या है, एक जबकि संख्या के 8 गुना, संख्या मान लो आप x है, इसके 8 गुना में आप 4 को जोड़ोगे तो वह संख्या, तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब 100 है। सॉल्व करो इसको। 8x है, 4 प्लस में इधर जाके माइनस में होगा, तो 100 से 4 माइनस करोगे तो क्या होगा? 96। तो 8x इक्वल टू 96। 8 से आप इसको हटाओगे तो कितना हो जाएगा? 12। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। हमारे किसके ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मैं आपको सबसे कम जटिल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। जटिल से जटिल प्रश्न को अपन कम से कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं ना। तो आप मेरे को अपना फीडबैक जरूर देना कि आपका फीडबैक कैसे, मतलब वीडियो में कैसे समझा पाया हूं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे देखो, आपकी 2 हाथों से गुजरने वाला एक टेबल फैन मूल क्रय मूल्य से 30% के लाभ पर बेचा जाता है। अगर पहला व्यापारी 25% प्रतिशत का लाभ कमाता है तो दूसरा व्यापारी द्वारा कमाए हुए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको मैं एक्स वाई से नहीं समझाऊंगा, इसको मैं आपको समझाता हूं एकदम क्या बोलते हैं लॉजिकल से। देखो, मान लो 1000 रुपए का टेबल था, मान लो 1000 रुपए का था। मूल 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 क्रय मूल्य पर 30% का लाभ पर बेचा गया, तो टोटल लाभ कितना होना चाहिए? 30% है, तो 1000 का 30% कितना होना चाहिए? आप बताओ। 300 के लाभ पर बेचा है, मतलब टोटल प्रॉफिट 3000 रुपए है, 300 रुपए है। अगर पहला व्यापारी 25% का लाभ कमाता है, पहला व्यापारी अगर 25% का लाभ कमाता है तो पहला व्यापारी कितना परसेंट का लाभ कमाया है? 1000 पे 25%, मतलब 250 रुपए, मतलब 250 रुपए। तो दूसरा व्यापारी द्वारा कमाया गया लाभ का प्रतिशत, तो भाई मेरे टोटल प्रॉफिट 300 है, पहला व्यापारी 250 कमा रहा है, तो दूसरा व्यापारी बचा कितना प्रॉफिट है? 50% कमा रहा होगा। दूसरा व्यापारी कितने में कमा रहा है? 1000 में कमा रहा है, तो परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे 100, तो ये 2 जीरो 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा। आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 5%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13।
1200 क्रय मूल्य वाले रेडियो का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए जिससे अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर भी दुकानदार को उस पर 25% का लाभ प्राप्त हो। देखो आप मान लो x है, x में आप 20% की छूट दे रहे हो तो मतलब कितने परसेंट की वैल्यू हो गई उसकी? 80% की। 80% की वैल्यू हो गई, लेकिन हमको कितना परसेंट कमाना है? तो हमको 1200 पर, एक मिनट ना, 1200 पर कितना परसेंट कमाना है? 25%, मतलब 125 है ना। तो देखो 00 से 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, देखो 100 से 100 कट गया। अब आप जब ऊपर देखोगे तो ये इससे कटा 0 0, 8 से डायरेक्ट कट जाएगा, तो 8 से कटेगा, ये कितने बार में कटेगा? 1 बार में और 5 बार में। जब आप x को जब आप 125 इंटू 15 करोगे तो आपका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा? तो आ जाएगा 1875 रुपए, 1875 रुपए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि 1875 रुपए का सामान अगर अपन 20% के डिस्काउंट पर भी बेचते हैं तो हमको 1200 रुपए में 25% का लाभ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सुरेखा अपनी मासिक आय का 24% किराने के सामान पर, 16% किराए पर और शेष आय, देखो यहाँ पे एक गेम हो गया है। ये जो शेष आय बोला है ना, लोग बाग इसको भूल जाएंगे कि यहाँ पे शेष आय की बात हो रही है। शेष आय का 55% बच्चों की शिक्षा और अन्य खर्च पर करती है। यदि महीने का 5940 बचाती है तो वह किराए पर कितना खर्च करती है? एक बात आप याद रखना कि यहाँ पे शेष आय का 55% है, ठीक है। देखो आय हमेशा क्या होती है? आय हमेशा 100% होती है। अब इस 100% में से अगर मैं माइनस कर देता हूं उसका किराना जो कि 24% है, और दूसरा क्या है? किराया जो कि 16% है, तो मेरे पास कितना परसेंट बचा? मतलब बची आमदनी कितनी हुई मेरे पास? बची आय कितनी है? शेष आय लिख लेता हूं, पढ़ने सुनने में अच्छा लगेगा, है ना। शेष आय मेरे पास कितनी बची? 60% बची। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शेष आय का 55% बच्चों पर खर्चा हो रहा है और अन्य शिक्षा पर, अन्य खर्च पर, ठीक है। तो देखो शेष आय मेरी कितनी है? 60% है। 60% तो मेरी शेष आय है, इसका 55%, सॉरी, अभी क्या पता मिस्टेक इतना क्यों हो रहा है। आप मान लो इधर 60% है, 60% में से कितना माइनस कर दूं मैं? 60% में से 60 का 55%, परसेंट के लिए मैं यहाँ पे 100 लगाया हूं, है ना। 55% अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास बचत आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो मेरे पास कुछ खर्च ही नहीं है ना, है ना। तो देखो डायरेक्ट मैं यहां से निकाल लेता हूं। देखो ये कटा एक बार में, ये कटा आपका 20 बार में, इससे जब मैं इसको काटूंगा तो हो जाएगा 3। ऊपर कितना हो गया? 33 हुआ, तो 60 में से 33 घटाऊंगा जब, तो ये कहाँ कितना बचेगा? 27%। 27% वैल्यू बचत आ गई, क्योंकि अब कोई खर्चा नहीं है, ये बचत आई। हमारे पास बचत की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5940। बचत 5940 दी हुई है, जो है 27% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब मैं 27 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना होगा? 57 इंटू 2 करूंगा तो 58 हो जाएगा, 58 हो जाएगा, है ना। तो 5940 को अगर मैं डिवाइड करूंगा, 5940 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 27 से, तो ये लगभग बनना चाहिए 220 रुपए। 220 रुपए आपकी 1% की वैल्यू आई। जब आपकी 1% की वैल्यू 220 रुपए है, तो क्या बोल रहा है वो? किराए पर कितना खर्च करता है ना, 220, और किराया कितना है? तो किराया है 16%। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करूंगा यहां से कि 220 इंटू 16, क्योंकि 1% की वैल्यू 220 है, तो 16% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी लगभग 3520 रुपए, 3520 रुपए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो कई लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि जब 220 रुपए 1% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22,000। तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22,000 हो जाएगी, और 22,000 का उन लोग 16% निकालेंगे तब भी 3520 ही आएगा, लेकिन तब स्टेप बढ़ जाएंगे। अभी अपन कम से कम स्टेप में इसको ऐसे बना पाए हैं। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यदि m/n 5/4 है
तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या होगा? बहुत ही सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। अपन डायरेक्ट इसकी वैल्यू उठा लेंगे क्योंकि यहाँ पे ये प्रपोर्शन है, यहाँ पे ये प्रपोर्शन है, हमको एक्स भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये प्रपोर्शन है तो अपन इसको डिवाइड में लिख लेते हैं डायरेक्ट। 5 की वैल्यू क्या है? 5 m है तो 5 स्क्वायर प्लस n की जगह क्या आएगा? 4 का यहाँ पे स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि m n है ना। तो देखो ये क्या हो गया? ये हो गया 25 प्लस 16 अपॉन 25 में 16 जाएगा तो 9। एक मिनट लिख ही लेता हूँ ना यार। नीचे क्या है? 25 माइनस 16। ऊपर क्या बन गया? ऊपर बन गया ये आपका 41। नीचे क्या बन गया? नीचे बन गया ये 9। तो इसको जब प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 41:9। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। कोई भी फीडबैक हो तो जरूर बताइए, वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइए। कमेंट, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ लीजिए। अगर आप घर पे भी प्रैक्टिस करते हैं और अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप उसको कमेंट कर दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। थैंक यू।